सुहानी, निशा और विवेक तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे बाबा उस विशिंग वेल के राज के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वो तीनों उत्सुकता से बाबा के जवाब का इंतजार कर रहे थे। बाबा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, उस कुएं को लोगों ने विशिंग वेल का नाम दे दिया है, लेकिन वास्तव में वो एक श्रापित कुआं है जो तुम्हारी इच्छा पूरी करने का लालच देकर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। बाबा की बातें सुनकर निशा, सुहानी और विवेक समझ गए कि बाबा उस साये और विशिंग वेल के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इसलिए सुहानी ने तुरंत फिर से सवाल करते हुए कहा, बाबा, क्या आप हमें उस विशिंग वेल मतलब उस श्रापित कुएं के बारे में पूरी बात बता सकते हैं? सुहानी का सवाल सुनकर बाबा ने बीते हुए पलों को याद करते हुए कहा, आज से कई 100 साल पहले की बात है। यहाँ एक शक्तिशाली आत्मा जागृत हो गई थी और उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेज भी इन मौतों को नहीं रोक पाए तो वो गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर मेरे गुरुदेव के पास हिमालय आए। गांव के लोगों ने मेरे गुरुदेव से प्रार्थना की ताकि वो इस आत्मा को अपने वश में कर ले। मेरे गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपनी शक्ति से उस आत्मा को शहर के उस कुएं में कैद कर दिया और यहाँ के लोगों को उस आत्मा के विनाश से बचा लिया। बाबा की बात खत्म होते ही निशा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, बाबा, फिर वो आत्मा मुक्त कैसे हो गई? निशा के सवाल का जवाब देते हुए बाबा ने कहा, मैंने सुना है कुछ सालों पहले किसी ने एक क्रिया के द्वारा उसे मुक्त कर दिया ताकि वो अपनी मनमानी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। यह सुन सुहानी बोली, बाबा, क्या आप उस आत्मा को फिर से कैद कर सकते हैं? इस पर बाबा ने शांत भाव से जवाब देते हुए कहा, मैं उसे कैद करने में तो सक्षम हूँ, लेकिन प्रकृति में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना मेरा काम नहीं। भगवान ने निश्चित ही इसका भी कोई उपाय सोचा हो, लेकिन वो उपाय मैं तो नहीं हूँ। बाबा की बात सुनकर निशा झट से बोली, बाबा, उस आत्मा को मारा कैसे जा सकता है? इस बाबा ने समझाते हुए कहा, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, उसे केवल मुक्त किया जा सकता है। कुछ देर रुककर बाबा आगे बोले, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें उस आत्मा को कैद करने का मार्ग बता सकता हूँ। इतना सुनते ही सुहानी, निशा और विवेक के चेहरे खिल उठे और वो तीनों गौर से बाबा की ओर देखने लग गए। तभी बाबा ने आगे बोला, उस आत्मा को शक्ति एक श्रापित मनुष्य से मिलती है। केवल वही मनुष्य उस आत्मा को कैद या मुक्त कर सकता है। सुहानी को बाबा की कही हुई ये बातें समझ में तो नहीं आई। वो इस पर कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन बाबा, हम उस श्रापित इंसान को ढूंढेंगे कैसे? और क्या वो हमारे कहने पर उस आत्मा को मुक्त करेगा? सुहानी का सवाल सुनकर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये संसार ऐसे हजारों रहस्यों से भरा है। यहाँ कुछ सवालों का जवाब मनुष्य को स्वयं ही ढूंढना होता है। इतना कहते हुए बाबा उस पत्थर से उठ गए और फिर बोले, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तभी बाबा ने उन तीनों के माथे पर विभूति लगाते हुए कहा, ये विभूति जब तक तुम्हारे माथे पर है तब तक कोई भी बुरा साया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर बाबा हिमालय की पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ गए और उन तीनों ने उन बाबा को जाते हुए देखा। उन्हें जाते हुए देखकर विवेक बोला, यार, ये बाबा तो बड़े पावरफुल हैं, उनसे थोड़ी सी विभूति और मांग लेनी चाहिए थी। तो निशा भी बाबा की ओर देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन क्यों? तभी विवेक ने उसे ताना मारते हुए बोला, ताकि फिर कभी तुम दोनों पर इन्वेस्टिगेशन का अगर भूत चढ़े तो हम इस विभूति को लगा कर आए। कम से कम हमारी जान तो बचेगी, वरना आज तुम दोनों ने हमें उस साये का डिनर ही बना दिया था। अगर बाबा नहीं आते तो पद्मिनी अगले 3 दिन तक कॉलेज आती ही रहती। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी ने हैरानी से विवेक की तरफ देखते हुए पूछा, 3 दिन तक? आखिर क्यों? तो विवेक काफी स्मार्टली जवाब देते हुए बोला, जब एक आदमी मरता है तो पद्मिनी अगले दिन आती है। अब अगर 3 लोग मरते तो उसे अगले 3 दिन तक आना पड़ता ना। ये सुनकर निशा इरिटेट होते हुए बोली, सुहानी, इसकी बात को मत सुन। उस साया को देखकर इसका दिमाग खराब हो गया और ये कुछ भी बोल रहा है। तभी रोड पर चलते हुए वापस हॉस्टल की तरफ जाते जाते विवेक मजाकिया लहजे में बोला, अब तो मैं कई दिनों तक नहाने वाला ही नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि विभूति मेरे माथे से मिटे। ये सुनकर निशा विवेक को ताना मारते हुए बोली, हाँ, वैसे भी कौन सा तू रोज नहाता है? निशा की बात सुनकर सुहानी और निशा हंसने लगे और इस तरह बातें करते हुए वो तीनों अपने अपने हॉस्टल पहुंच गए और इस बार वो साया उन्हें रास्ते में कहीं पर भी नहीं मिला। इस वक्त कॉलेज में दिसंबर का सर्द का महीना चल रहा था।
इस महीने में शिमला में काफी स्नोफॉल होता था, इसलिए हरे भरे शहर में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी थी, जिससे यह शहर बेहद ही खूबसूरत दिख रहा था। वहीं शिमला की ठंड में धूप का मजा लेने के लिए कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक बैठकर बातें कर रहे थे। वो तीनों धूप के साथ साथ वहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी एंजॉय कर रहे थे। तभी बातें करते हुए निशा उन दोनों से बोली, यकीन ही नहीं होता उस साये के बारे में हमने जो भी कहानियाँ बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं वो बिल्कुल सच है। मुझे तो ये सब फालतू कहानी लगती थी, पर ये तो सच निकला। और इतना ही नहीं, कल उस साये से सामना होने के बाद तो हम तीनों भी बच गए हैं। तो सुहानी सीरियस टोन में बोली, भगवान का शुक्र है कि कल रात बाबा वहां थे, वरना हम तीनों आज की सुबह देख ही नहीं पाते। सुहानी और निशा काफी कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन विवेक चुपचाप अपनी ही किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी निशा विवेक के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए बोली, विवेक तुम कहाँ खोए हुए हो? तो विवेक काफी सीरियस होकर बोला, मैं वो बात सोच रहा हूँ जो बात तुम दोनों के दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं आई है। ये सुनकर निशा और सुहानी हैरानी से उसकी तरफ देखते लगी। तो विवेक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं सोच रहा हूँ वो साया भूत है या फिर भूतनी। विवेक की ये बातें सुनकर निशा और सुहानी के चेहरे पर जो सस्पेंस बन चला था वो चला गया और निशा चिढ़ते हुए बोली, तुम क्या बकवास करते रहते हो? विवेक इस बार हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, वो साया जितने गुस्से में था उससे देखकर पक्का है कि वो भूतनी ही होगी। आदमी कहाँ इतने गुस्से करते हैं। विवेक के ऐसा कहने पर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी निशा विवेक को चिढ़ाते हुए बोली, अभी तो तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी, कल तुम उस साये के सामने ये हंसी कहाँ चली गई थी? सुहानी, तूने देखा ना, कल रात डर से इसका चेहरा देखने लायक हो गया था। तभी विवेक निशा की बात को काटते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, शायद तुम्हें भूल रही हो, कल सुहानी को उस साये से मैंने ही बचाया था। विवेक के ये ऐसा कहते ही सुहानी याद करते हुए बोली, वैसे विवेक तुमने उस साये पर क्या फेंका था जिससे कि उसकी पकड़ मुझ पर से छूट गई? सुहानी का सवाल सुनकर विवेक उदास होकर बोला, वो मेरी मम्मी का लॉकेट था। निशा भी अब सीरियस हो गई और उसने विवेक के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर सुहानी बोली, क्या हुआ, तुम दोनों उदास क्यों हो गए? निशा सुहानी की तरफ देखते हुए बोली, विवेक के मॉम और डैड अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सुहानी भी उदास होते हुए विवेक से बोली, आई एम सॉरी विवेक, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम का वो लॉकेट। तो विवेक थोड़ा रिलैक्स होकर बोला, अरे कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम तीनों उस साये का सामना करने के बाद भी जिंदा हैं। विवेक की बात से सहमत होकर निशा और सुहानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो तीनों लोग क्लास अटेंड करने के लिए चले गए। सेंट थॉमस कॉलेज में हर साल दिसंबर महीने के में स्टूडेंट को कॉलेज ट्रिप के लिए ले जाया जाता था और हर साल की तरह इस साल भी स्टूडेंट्स को ट्रिप के लिए ले जाया जा रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिप में जाने के लिए एक्साइटेड थे। ये खबर मिलते ही सुहानी, विवेक और निशा भी बाकी स्टूडेंट्स की तरफ इस ट्रिप पर जाने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करने लग गए। क्लासेस खत्म होने के बाद वो तीनों कॉलेज के गार्डन में गए और तभी विवेक ने उन दोनों से पूछा, तो तुम दोनों पक्का इस ट्रिप में चल रहे हो ना? निशा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, मैंने तो इस हफ्ते पहले से ही ट्रिप पर चलने की तैयारियां शुरू कर ली। क्यों सुहानी? ये कहते हुए निशा ने सुहानी की ओर देखा जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी निशा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? सुहानी ने अब जवाब देते हुए कहा, इतना टाइम हो गया और हम अब तक उस श्रापित इंसान के बारे में पता नहीं कर पाए। हम तो अब भी उस पद्मिनी पर ही अटके हुए हैं। ये सुन विवेक झट से बोला, उससे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वही होगी वो श्रापित औरत, और कोई इतना क्वालिफाइड लगता है क्या यहाँ पे? तभी निशा सीरियस होकर बोली, यार हमने कितनी कोशिश तो कर ली, उस विशिंग वेल की हिस्ट्री ढूंढ ली, शिमला के लगभग हर बूढ़े इंसान से बात कर ली, मैंने तो उस पागल आर्कियोलॉजिस्ट को भी पूरे 5 घंटों तक झेला, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? तो विवेक बात बदलते हुए बोला, अभी कुछ दिन के लिए हम इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर छोड़ देते हैं और कल हम ट्रिप पर जा रहे हैं। वहां से वापस आने के बाद हम फिर से अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। ये सुनकर सुहानी ने मायूसी से हाँ में से हिला दिया। अगले दिन सुबह के वक्त चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपने ट्रिप के लिए मनाली निकल रहे थे। कोहरे की वजह से ड्राइवर बहुत कम स्पीड में ही केयरफुली बस चला रहा था। बस पहाड़ी और खाई के बीच में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। हरियाली से भरा वहाँ का नज़ारा जितना खूबसूरत था उतना ही भयानक भी था। तभी कुछ स्टूडेंट्स ने
ड्राइवर से कहकर बस रुकवा दी क्योंकि वो इन खूबसूरत नज़ारों की फोटो लेना चाहते थे। बस ड्राइवर को न चाहते हुए भी बस रोकनी पड़ी और सभी स्टूडेंट्स बस के नीचे उतर गए। सुहानी भी अपने हाथों में कैमरा लिए हुए बस से बाहर आई और बस के पीछे जाकर फोटोज क्लिक करने लगी। कुछ देर के बाद सभी स्टूडेंट वापस से बस के अंदर आ गए सिवाय सुहानी की। वो अब भी बस से थोड़ी दूर उन वादियों की फोटोज क्लिक कर रही थी। अपनी सीट पर आकर निशा ने आसपास देखा तो उसे सुहानी कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी निशा ने सामने बैठे विवेक से कहा, विवेक, सुहानी अभी तक बस में नहीं चढ़ी है। ये सुनकर विवेक अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। विवेक बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक बस में जोरों की हलचल होने लगी, जिसकी वजह से विवेक के कदम लड़खड़ा गए। उस हलचल से बस में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई। वहीं सुंदर नजारों में खोई हुई सुहानी को भी अचानक से जमीन कांपती हुई महसूस हुई। वो तुरंत समझ गई कि वहां भूकंप आ रहा है और वह समझते ही उसने फौरन बस की तरफ देखा और तेजी से उस ओर जाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन तभी एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ी से नीचे गिरते हुए आई और बस और सुहानी के बीच से होता हुआ खाई में जा गिरी। यह देखकर सुहानी बहुत घबरा गई और इसी के साथ पहाड़ी से पत्थरों का गिरना भी शुरू हो गया। निशा और विवेक सुहानी को लाने के लिए बस के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया ताकि वो बस में बैठे हुए लोगों की जान बचा सके। उनके पास ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो एक स्टूडेंट की वजह से सारे स्टूडेंट्स की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। अब सुहानी उस सड़क पर अकेली बची थी और सड़क से लगी पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे थे। ये सब होते देखकर सुहानी बुरी तरह से घबरा गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने नजर उठाकर उस आवाजों की तरफ देखा। तभी सुहानी की नजर पहाड़ी से गिर रहे एक बड़े से पत्थर पर गई जो तेजी से उसकी ही तरफ बढ़े आ रहा था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि आसानी से सुहानी को कुचलते हुए आगे निकल सकता था। पत्थर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सुहानी को यकीन होने लगा कि वो अब शायद जिंदा नहीं बचने वाली है। वो भगवान को याद करने लगी और डर कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक किसी ने सुहानी की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उस पत्थर के गिरने की आवाज भी आनी बंद हो गई। कुछ देर तक सुहानी को जब किसी भी चोट का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। आखिर किसने बचाई थी सुहानी की जान और वो अचानक से सुहानी के पास कैसे आ गया? क्या इस सब के पीछे भी था उस श्रापित कुएं और उस श्रापित इंसान का हाथ? आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।